हाँ, कंटिन्यू कर रहे हैं टॉपिक। पेज नंबर 51, रेगुलेशन नंबर 24 से स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। अदर ऑब्लिगेशंस देखते हैं अलग अलग लोगों के ऊपर क्या ऑब्लिगेशंस रहेंगे यहाँ पे, उसकी आपको डिटेल्स दे रखी है। पहले बोला है टारगेट कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए क्या ऑब्लिगेशंस हैं। नेक्स्ट पार्ट आएगा अक्वायरर के क्या ऑब्लिगेशंस है, दैट इज रेगुलेशन 25, और नंबरिंग देनी बाकी है उसमें। और टारगेट कंपनी के क्या ऑब्लिगेशंस है वो रेगुलेशन नंबर 26। वैसे स्टोरी आगे बढ़ रही। फिर मैनेजर की ऑब्लिगेशन 27, ये पूरी सीरीज है तो देख लेते हैं। इंफॉर्मेटिव है तो जल्दी हो जाएगी, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कंटेंट में। स्टार्ट करते हैं। 24 वाला रेगुलेशन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड नो पर्सन रिप्रेजेंटिंग द अक्वायरर और एनी अदर पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट विद हिम shall be appointed as director on the board of directors of the target company. इम्प्लाइड सी बात है, अक्वायरर या उसका पीएसी, वो चंडा चौकड़ी जो बोल रहे थे अब उनमें से किसी को आपने टारगेट कंपनी का डायरेक्टर बना दिया तो ये तो फिर कनेक्शन ही हो गया ना, तो वो कैसे चलेगा। इम्प्लाइड सी बात है, वो अलाउड नहीं है ना। एडिशनल डायरेक्टर बना सकते हैं, ना कैजुअल वैकेंसी में अपॉइंट कर सकते हैं, ये सब लोग लिख ही देते हैं, तो बहाने ना ढूंढो। बोले सर खाली डायरेक्टर ना बोला था, एडिशनल डायरेक्टर थोड़ा ना बोलता है। भाई कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है, और नहीं है तो फिर प्रोविजन में लिख देते हैं और क्या। Provided that after an initial period of 15 working days from the date of detailed public statement, appointment of person representing the acquirer or PAC on the board of directors may be effected in the event the acquirer deposits in cash then the escrow account referred to in regulation 17 the entire consideration payable under the open offer। बात समझिए, हो सकता है ऐसा, कब हो सकता है वो मैटर करता है। डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट सबमिट करने के 15 दिन के बाद किसी भी अक्वायरर को या पीएसी को टारगेट कंपनी के डायरेक्टर्स में इन्वॉल्व किया जा सकता है, कंडीशन कि जितने भी पैसे पे करने थे ऑफर में वो पूरे पैसे उसने एस्क्रो अकाउंट में सबमिट करवा दिए। और वो रेगुलेशन 17 अपन अभी अभी पढ़ के आए तो आपके ध्यान में होगा। तो कंडीशनली अपॉइंटमेंट हो सकता है, बट ऐसे विदाउट एनी कंडीशंस ओपन अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। Provided further that where the acquirer has specified conditions to which the open offer is subject in terms of clause C of sub-regulation 1 of 23, no director representing the acquirer may be appointed to the board of directors of the target company during the offer period, unless the acquirer has waived or attained such conditions and complies with the requirements of depositing cash in the escrow account। नया क्या बोला फिर इसमें, बात वापस वही होगी। ठीक है, 23(1) की कंडीशन फुलफिल करने के लिए बोला है ना, उसमें सब रेगुलेशन क्लॉज नंबर सी बोल क्या रहा है देखें। The acquirer specified conditions to which the open offer is subject to in terms of clause C। clause C तो ये बाजू वाला ना अपने agreement वाला। No director representing the acquirer will be appointed to the board during the offer unless the acquirer has made waived or attained such conditions। Okay, तो वो जो वहाँ पे conditions की बात हो रही थी, कोई agreement किया होगा जिसके basis पे transaction पूरा होना था, या तो वो condition fulfill हो जाए या condition waive off हो जाए। जब तक वो agreement active है तब तक के लिए आप acquirer को वहाँ पे डायरेक्टर नहीं बना सकते, लेकिन वो agreement खत्म हो चुका है, या तो fulfill कर दिया या cancel कर दिया, उसके बाद डायरेक्टर बनेगा तो चलेगा वैसा। तो 23 सब रेगुलेशन 1 का जो सी पॉइंट है उसके कनेक्शन में बोला है, कोई बात नहीं, कंडीशनली हो गया इन शॉर्ट वैसा। वेयर एन ओपन ऑफर इज मेड कंडीशनल अपॉन द मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, ये बात भी हुई थी। द अक्वायरर एंड पीएसी शैल नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दीज रेगुलेशंस एंड रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द कैश डिपॉजिटेड इन द एस्क्रो अकाउंट नॉट बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट एनी डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग द अक्वायरर ऑन द बोर्ड ऑफ द टारगेट कंपनी ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड। ठीक है, ये मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस वाली बात से कनेक्ट कर दिया। Next, during the pendency of competing offers, notwithstanding anything contained in these regulations and regardless of the size of the cash deposited in the escrow account by any acquirer or PAC, there shall be no induction of any new director to the board of directors of the target company, क्योंकि अभी competing offers pending चल रहे हैं, उस ड्यूरेशन में किसी को डायरेक्टर नहीं बना सकते। वैसे रिगार्डलेस में बोल दिया कि वो एस्क्रो अकाउंट वाली कंडीशन आपने फुलफिल कर भी दी हो, और वो कंडीशन यहाँ मैटर ही नहीं करती। मैटर ये करते हैं कॉम्पिटिंग ऑफर्स अभी एक्टिव है और वो प्रोसीजर चल रहा है, इन बिटवीन किसी को अपॉइंट नहीं करना। अब कॉम्पिटिंग ऑफर तो आता ही नहीं आता, उस पर डिपेंड करता है। सपोज नहीं भी आया तो फिर ये पॉइंट का कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा। इन द इवेंट द अक्वायरर और द पीएसी इज ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ द टारगेट कंपनी, such director shall not participate in any deliberations of the board of directors of the target company or vote on any matter in relation to the open offer। पहले से हमारा एक बंदा है वहां डायरेक्टर, अब क्या करें,
ये एक्विजिशन और ओपन ऑफर की सिचुएशन बाद में अराइज हुई, पहले से हम उस कंपनी में डायरेक्टर थे, तो अब क्या करना होगा, इंटरेस्टेड डायरेक्टर वाला केस हो गया। फिर बोला है कि उस डायरेक्टर को उस पर्टिकुलर मैटर को लेकर जितनी बोर्ड मीटिंग्स हो रही है, वोटिंग हो रहा है, उस प्रोसेस से अपने आप को अलग रखना, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला पार्ट आ जाएगा, नहीं तो इसलिए सब ऑब्वियस है पॉइंट्स। नेक्स्ट, ऑब्लिगेशंस ऑफ द अक्वायरर। देखें, फर्स्ट पॉइंट में बोला है फर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स, वर्ड आपको हाईलाइट करना, डायरेक्ट कर सकते हो। अक्वायरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सारा प्रोसेस शुरू करने से पहले पैसों का इंतजाम कर लो, फिर फंड्स नहीं है तो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट में बोला, इन द इवेंट द अक्वायरर हैज नॉट डिक्लेयर्ड एन इंटेंशन इन द डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट and the letter of offer to alienate any material assets of the target company or any of its subsidiary, whether by way of sale, lease, encumbrance or otherwise, outside the ordinary course of business, the acquirer, where he has acquired control over the target company, shall be debarred from causing such alienation for a period of 2 years after the offer period. और आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि अगर टारगेट कंपनी की कोई पर्टिकुलर असेट्स को आप सेल, लीज या इनकम्बर करने वाले हो, तो वो चीज़ आपको पहले से डिक्लेयर करनी पड़ेगी। बिकॉज ऑफ टेक ओवर में कंडीशंस में देख भी रहे थे कि भाई जो टेक ओवर हो रही है कंपनी, टारगेट कंपनी, उसकी एसेट्स आपको होल्ड करनी मेजोरिटी में, 3/4 वाली कंडीशन, फिर उसका बिजनेस आपको कंटिन्यू करना है नेक्स्ट फ्यू इयर्स तक। तो वो सब अगर आप नहीं करने वाले तो पहले से बताओ, और अगर आपने नहीं बताया तो फिर अगले 2 साल तक आप उसकी एसेट्स को कंपनी से अलग नहीं कर पाओगे, आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। लॉक इन काइंड ऑफ हो गया वैसा। डीबार्ड का मतलब रोक दिया, एलियनेशन का मतलब अलग नहीं कर सकते, एलियनेट करना मतलब अपने से अलग कर लेना वैसा। प्रोवाइडेड एक्ट में बोल दिया कि एलियनेट करने का इंटेंशन तो नहीं था, लेकिन फिर भी एलियनेट करना पड़ रहा है, ऐसी कोई मजबूरी आ जाती तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास किए बिना ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। और स्पेशल रिजोल्यूशन टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स में पास करवाया जाएगा, पोस्टल बैलेट के थ्रू करवाना जरूरी होगा, और रीजंस देने पड़ेंगे कि ऐसा एलियनेशन क्यों करना पड़ रहा है, क्या मजबूरी नेसेसरी होगा। द एक्वायरर शैल इंश्योर that the contents of the public announcement, the detailed public statement and letter of offer, and the post-offer advertisement are true, fair, adequate. बस वो मेन वर्ड्स हाईलाइट कर लो, contents of the advertisement या public announcement, contents और true, fair, value या adequate information। तो जहाँ जहाँ डिक्लेरेशन कर रहे हो वहाँ सब आपको डेटा जो है जेन्युइन डेटा देना पड़ेगा। बेसिक बात है, अगेन नथिंग टेक्निकल। The acquirer and the person acting in concert with him shall not sell shares of the target company held by them during the offer period, be jointly and severally responsible for fulfillment of applicable obligations under these regulations. Understood? तो acquirer के obligations हो गए, एक एक शॉर्ट नोट बनाने हैं तो बन सकती है, ऐसे भी पॉसिबल है कि सारे पॉइंट्स। अब डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछेंगे कि डायरेक्टली आप ऑब्लिगेशंस लिख दो, बट इन्हीं पॉइंट्स में से कोई सिचुएशन पकड़ के केस बना दिया तो अंडरस्टूड है कि फिर आपको पूरा रेगुलेशन समझाना पड़ेगा। 3-4 पॉइंट्स ही है सब में, तो एक आंसर तो उतना बन ही जाएगा वैसा। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशंस ऑफ द टारगेट कंपनी, रेगुलेशन नंबर 26। फर्स्ट, अपॉन पब्लिक अनाउंसमेंट the board of director of such target company shall ensure that during the offer period the business of the target company is conducted in ordinary course। मतलब हमारा काम चलता रहेगा, ये प्रोसेस तो पैरेलल प्रोसेस है। अब टारगेट कंपनी के सब मेंबर्स अपनी छुट्टी लेके बैठ गए, अरे वो ओपन ऑफर चल रहा है, अरे एक्विजिशन चल रहा है, अरे तुम तो काम करो, टारगेट कंपनी है, तुम काम तो करो, अपना बिजनेस तो कंटिन्यू करो, जो क्लाइंट से पैसा ले रखा है उनके गुड्स डिलीवर करो, सर्विस कंटिन्यू रखो, प्रोडक्शन बंद मत करो। तो कोई छुट्टी पे थोड़ी जाना कि ओपन ऑफर चल रहा है तो हम घर जाके बैठ जाएंगे, अपना काम चलते रहना चाहिए। तो डायरेक्टर्स को ध्यान रखना है कि वो टेक ओवर हो रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन काम तो कंटिन्यू रखना है, तो वो उनकी ड्यूटी है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड अनलेस द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी बाय द स्पेशल रिजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट इज ऑब्टेन्ड, जो पीछे बात हो रही थी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आइदर द टारगेट कंपनी और एनी ऑफ इट्स सब्सिडियरी शैल नॉट alienate any material asset, वही पॉइंट आगे, effect any business borrowings outside the ordinary course, issue or allot any unauthorized but unissued securities। ये सब पूछा ना, पीठ पीछे नहीं हो जाना चाहिए, तो प्रोसेस चल रहा है फिर आपने पूछा नहीं किसी से और ये सब कर दिया तो वो नहीं चलेगा। प्रोवाइडेड दैट ने बोला है कि कहाँ पे क्या क्या चलेगा। इशू और अलॉट शेयर्स अपॉन कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टिबल सिक्योरिटी, वो एक अलग बात है। प्री डिटरमाइंड टर्म, जो चीज पहले से डिसाइडेड थी कि कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज कन्वर्ट होने वाली है, तो वो तो 3-4 साल पहले, 5 साल पहले रिजोल्यूशन पास हो गया होगा,
आज कन्वर्जन की डेट आई है और उसके बीच में ये सब मैटर चल रहा है, तो ये मैटर अलग है, वो अलग है, पहले से बोला हुआ था। अभी आपको नया एक्शन लेते हो तो प्रॉब्लम है, नए अलॉटमेंट नहीं करने, पहले से अलॉटमेंट सोचे हुए थे, डिफाइन थे, वो कर सकते। Issue or allot shares pursuant to any public issue in respect of which the RHP has been filed with the ROC prior to public announcement। ये भी सीधी स्कीम है, पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ ओपन ऑफर का, उससे पहले ही नए शेयर्स इशू करने का आरएचपी टारगेट कंपनी ने इशू कर दिया था, तो वो प्रोसेस फिर कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि ये पहले शुरू हो गया वैसा। इशू और अलॉट शेयर्स पर्सुएंट टू एनी राइट इशू इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द रिकॉर्ड डेट हैज बीन अनाउंस्ड प्रायर टू। ओपन ऑफर के पब्लिक अनाउंसमेंट से पहले जो कुछ हुआ है अनाउंस, वो टारगेट पूरा होगा, चाहे वो आरएचपी हो या राइट इशू हो। लेकिन ओपन ऑफर अनाउंस होने के बाद ये सब चीजें आप करने जाओगे तो वो रोक दिया जाएगा वैसा। तो टाइमिंग मैटर करती है, इसलिए प्रोविजो रेलेवेंट है। implement any buyback of shares or effect any other change to the capital structure of the target company। ठीक है, तो ये तो फिर नहीं करना है, ना बोलिए ये नहीं करना है, बायबैक नहीं करना है इन बिटवीन। नेक्स्ट, एंटर इनटू अमेंड और टर्मिनेट एनी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब चीजें भी नहीं होनी चाहिए इन बिटवीन क्योंकि अभी टेक ओवर चल रहा है। Accelerate any contingent vesting of a right of any person to whom the target company or subsidiary may have an obligation, whether such obligation is to acquire shares। ESOP वाली स्कीम हो गई। एक्सेलरेट का मतलब आप जल्दी कर रहे हो, फटाफट ले लो शेयर। अरे भाई जो लॉकिंग था या जो वेस्टिंग पीरियड था वो खत्म होने वाला है, बाद में होगा, तो अभी से उनको जल्दबाजी करके आप उनको अलॉट कर दो कि चलो भाई तुम भी फिर टारगेट कंपनी के उसमें ओपन ऑफर में शेयर दे देना। तो ऐसे कुछ बैड इंटेंशन वाली स्कीम्स नहीं चला सकते। In any general meeting of a subsidiary of the target company, in respect of the matters referred to in subregulation 2, the target company and its subsidiary, if any, shall vote in a manner consistent with the special resolution passed by the shareholders। ठीक है, understood। 4th point देखो, time limit से the target company shall be prohibited from fixing any record date for a corporate action on or after the 3rd working day prior to the commencement of the tendering period until the expiry of the tendering period। ये ड्यूरेशन तो अपन ने देखी थी, इसी ड्यूरेशन में पब्लिक में जाके डील नहीं कर सकते, एक्वायरर कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन था। इसी ड्यूरेशन में टारगेट कंपनी को रिकॉर्ड डेट फिक्स नहीं कर सकती। रिकॉर्ड डेट किस चीज की होती है? डिविडेंड, बोनस इशू, राइट इशू, वो सब हो गया वैसे। द टारगेट कंपनी शैल फर्निश टू एक्वायरर within 2 working days from the identified date a list of shareholders as per the register of members। ठीक है, वो तो डेटा हो गया। तो टारगेट कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक्वायरर को डेटा प्रोवाइड करे ताकि उनको समझ आए ना किसको टेंडर ऑफर करना है, किससे शेयर एक्सेप्ट करना है, वो सब चीजें। इसमें कुछ खर्चा लग रहा होगा तो खर्चा कौन करेगा? एक्वायरर करेगा। पहले वो खर्चा टारगेट कंपनी ने किया होगा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली प्रोवाइड करने में, लेकिन फिर एक्वायरर उसको रीइंबर्स करेगा, वो एक प्रोसीजर है। Upon receipt of the detailed public statement, the board of directors of target company shall constitute a committee of independent directors to provide reasoned recommendation on such open offer, and target company shall publish such recommendations। ठीक है, तो अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मीटिंग बुला लो कि भाई इस तरीके का ओपन ऑफर आया हुआ है, तो क्या करना चाहिए, कैसा है ये ऑफर, सही है, गलत है, प्राइस कैसा दिया जा रहा है, अच्छा दिया जा रहा है, बुरा दिया जा रहा है। तो एक बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का ओपिनियन ले लेना चाहिए कि टारगेट कंपनी के लिए कंप्लायंस हो गया, ताकि पता चले उनके रिकमेंडेशंस क्या है। एक्सटर्नल प्रोफेशनल एडवाइस ली जा सकती है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से पूछा जा सकता है कि प्राइस सही है क्या, कुछ हमारा नुकसान तो नहीं होगा, आप एक्सटर्नल ओपिनियन ले सकते हैं, उसका खर्चा टारगेट कंपनी का होगा। नेक्स्ट, while providing reasoned recommendation on the open offer, the committee shall disclose the voting pattern of the meeting in which the open offer proposal was discussed। किस तरीके से हमने डिसीजन लिया, रिकमेंडेशन क्या सोच के दिए, किस डायरेक्टर ने हाँ बोला, वोटिंग कैसे हुई हमारे बीच में, वो सब वो लोग क्लैरिफाई करेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये सब क्लैरिफाई करेंगे, वैसा होगा। The committee shall provide its written reasoned recommendation, तो होना ही है, और ये सब पब्लिश किया जाएगा स्पेसिफाइड फॉर्म में at least 2 working days before the commencement of the tendering period in the same newspaper where the public announcement was published, और कॉपी सबको भेज देना। The board of directors of the target company shall facilitate the acquirer in verification of the shares tendered in acceptance of the open offer। Okay, ये तो ड्यूटी हो गई ना, टारगेट कंपनी के डायरेक्टर्स एक्वायरर की हेल्प करेंगे टू वेरीफाई कि वो जिनको पैसा दे रहे हैं, जिनके शेयर है, वो सब जेन्युइन है और अपने रजिस्टर में से हैं, तो सिर्फ एक वैलिडेशन हो गया वैसे। द बोर्ड शैल मेक अवेलेबल और एक्वायरर्स मेकिंग कॉम्पिटिंग ऑफर्स एनी इंफॉर्मेशन एंड कोऑपरेशन, ड्यूटी है। अपॉन फुलफिलमेंट by the acquirer the conditions required under these regulations, the board of directors shall without any delay
register the transfer of the shares acquired by the acquirer in physical form, whether under the agreement or from open market purchase or pursuant to open offer. ठीक है, ये तो वो है ना फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स वाले, तो उनका जो ट्रांसफर करना है उसको कन्वर्ट करना है वो सब प्रोसीजर करके देना चाहिए। ओके, फिर इस आंसर को वापस समराइज कर दिया बॉक्स में। ये सब क्या है, ये लोग मॉड्यूल में ऐसा समरी टेबल दे देते हैं हर आंसर के एंड में। एक बार रखा था मैंने कि चलो आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, बट अंदर देखोगे तो सेम चीजें मिलेंगी। यहाँ अपन ने रेगुलेशन के फॉर्मेट में पढ़ा 1 2 3 4 पॉइंट वाइज, वहाँ उन्होंने एक आंसर बना दिया, तो अंदर के पॉइंट्स में नया कुछ नहीं, सेम ही आंसर है। आप देख लेना, रीडिंग करते टाइम वापस पढ़ना तो देख सकते हो। नेक्स्ट आ गया रेगुलेशन नंबर 27, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो पीछे भी अपन ने देखे ना पॉइंट्स, उसी में से मिलने वाला है। ओके, prior to public announcement, the manager shall ensure that the acquirer is able to implement the open offer, firm arrangement for funds. वो सब वेरीफाई कर लेगा कि भाई ये सब चीजें एग्जीक्यूट हो पाएगी या नहीं। The manager shall ensure that the contents of the public announcement, the statement, the letter of offer, post offer advertisement are true, fair। ये बात भी पहले हुई, कुछ मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। एक प्रोफेशनल के तौर पे आपकी भी एक क्रेडिबिलिटी होती है ना, फिर आप जिसका काम कर रहे हो बाद में कंपनी सब गड़बड़ वाली निकली तो आपका नाम भी तो जाता है कि दिस इज द मैनेजर। बोले पिछली बार इस कंपनी का भी जो प्रॉब्लम हुआ तो उसमें यही मैनेजर था, तो ये कुछ काम ठीक से करता नहीं, चेक नहीं करता है कि अक्वायर केपेबल है कि नहीं, पेपर वर्क ठीक से किया है कि उसके फंड्स है कि नहीं। तो ऐसे क्या फीस मिलती है तो किसी का भी काम कर लेते हैं, बाद में फिर टारगेट कंपनी वाले जो बेचारे शेयर होल्डर है वो फंसते, तो ये मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं। ऐसी बात आ जाती है। छोटे छोटे मैटर्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत बड़े होते हैं, बहाने होते हैं ना, फिर छोटी सी गलती ना फिर एक्सक्यूज बन जाती है सामने वाले के लिए, या तूने पहले भी तो ऐसा किया था, अरे नहीं नहीं मेरा इंटेंशन नहीं, जो भी तेरा नाम आया था, या तो तेरे को पैसे नहीं मिलेंगे या काम नहीं मिलेगा, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। थोड़ा प्रोफेशनली अपने आप को सिक्योर रखना पड़ता है, ये पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट ड्यू डिलिजेंस। मैनेजर टू ओपन ऑफर शैल फर्निश टू द बोर्ड और ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट। ठीक, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट क्या होता है आपको बताइए कि मैंने सब वेरीफाई कर लिया है, ये सब कुछ ठीक है। Manager shall ensure that the market intermediaries engaged for the purpose of the open offer are registered with the board. सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। मैनेजर टू द ओपन ऑफर शैल एक्सरसाइज डिलिजेंस, केयर, प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है, shall not deal on his own account in the shares of the target company। भाई तू तो प्रोफेशनल है ना, फिर प्रोफेशनल की तरह काम कर, फिर खुद ही शेयर होल्डर बन के बैठ गया बीच में तो वो नहीं चलेगा, आउटसाइडर रहना जरूरी। The manager shall file a report with the board within 15 working days from the expiry of the tendering period in such form confirming status of the completion of various open offer requirements। ये भी फॉर्मेलिटी पीछे भी देखा अपन, मैनेजर से भी को रिपोर्ट करेगा। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। इसके बाद आ गए डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर में तो पीछे पड़ा वही मिलने वाला है, नई स्टोरी नहीं है। डिस्क्लोजर में आप चाहो तो एक बार इतना जो हाफ पेज है ये वाला और नेक्स्ट तक उतना आप रीड करके एक बार देख सकते हो। आई डोंट थिंक इसमें आपको नया मिलने वाला है, क्योंकि पीछे जो होगा डिस्क्लोजर में यूजुअली वही होता है जो हो चुका है, और हम सारे रेगुलेशन पढ़ते हुए आए हैं, तो इतनी स्टोरी आपको रिपीट मिल जाएगी। ये पार्ट हो गया। अब इसके बाद ना वो टेक ओवर बिड है, यहाँ से नया टॉपिक है, और उसके कुछ स्ट्रैटेजी और वो सब है, तो ये आज नहीं रखते, कल के लिए बाकी रखते हैं, आज काफी हो गए। टेक ओवर बिड और उसकी क्या स्ट्रैटेजी है ना वो सब कल देखते हैं।